हाय गाइस, दिस इज आशुतोष एग्रीक एंड वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जो है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कोई भी चीज़ आपके लिए छोड़ना नहीं चाहता जो हो एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, पहले हम देखेंगे जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसके बाद देखेंगे जो मैंने आपका छोड़ दिया था एक टॉपिक, अर्थात भाषा और विचार के संबंध में पियाजे और वाइगोत्स्की के अलग अलग क्या मत हैं जो अंतर के जरिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन अंतरों को हम देखेंगे इसके बाद के लेक्चर में। वीडियो छोटा सा होगा लेकिन आपके लिए होगा बेहद जरूरी। आइए देखते हैं। देखो यार, जो ब्रूनर का सिद्धांत था, ब्रूनर को एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिया था उसके विकल्प के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको लगाना है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र। अर्थात जो ब्रूनर थे वो थे पूरी तरह से प्रभावित पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र से। अर्थात जो पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र दिया था, जैसे हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने जैसे अपनी 4 अवस्थाएं दी थी, वैसे ब्रूनर ने पियाजे से प्रेरित होकर, पियाजे से इंप्रेस होकर, पियाजे से प्रभावित होकर अपने संज्ञानात्मक विकास के दी हैं 3 अवस्थाएं। क्रियात्मक अवस्था, दूसरी प्रतिबिंबात्मक, तीसरी संकेतात्मक। तो इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है लेक्चर है छोटा सा, लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ब्रूनर थे वो थे पियाजे से प्रभावित। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो पियाजे के विकल्प के रूप में किसे जाना जाता है, तो पियाजे का जो विकल्प के रूप में ब्रूनर का सिद्धांत जाना जाता है। पियाजे से प्रभावित थे। देखो यार, ब्रूनर ने क्या बताया, आपको जो चीजें याद नहीं करनी है, आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आपसे बस ये पूछा जाएगा कि ये क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक ये अवस्थाएं किसने दी हैं, तो आपको बताना है ये दी हैं ब्रूनर ने। देखिए यार, ब्रूनर ने क्या बताया कि जो प्रतिबिंबात्मक, एक मिनट के लिए, हाँ दिख रहा होगा आपको, आइए इस तरफ से देखिए। देखिए ब्रूनर ने क्या बताया कि ब्रूनर ने जो पहली अवस्था बच्चों की बताई है उसे कहा है उन्होंने 0 से 3 साल तक का। अर्थात जब बच्चा होता है 3 साल तक का, तो बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा सीखता है क्रियात्मक तरीके से, इनएक्टिव अर्थात एक्टिविटी, इनएक्टिव का मतलब एक्टिविटी करके। जैसा पियाजे ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं, नन्हे बच्चे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे क्रिया करके सीखते हैं। ऐसे ब्रूनर ने बताया कि जब बच्चा होता है 0 से 3 साल का, तो बच्चा सीखता है क्रियात्मक, अर्थात बच्चा सीखता है खुद से क्रिया करके, खुद से कार्य करके, खुद से इनएक्टिव अर्थात एक्टिविटी करके। ये थी ब्रूनर की पहली अवस्था। अर्थात एक्टिविटी कैसे, बच्चा खिलौनों को तोड़ेगा, खिलौने देखेगा, घड़ी तोड़ेगा। ठीक है, खिलौने में कोई आप उसके लिए जहाज लाए, कुछ भी लाए छोटा, तो उसे तोड़ मड़ोड़ कर देखेगा। तो बच्चा इस एज में आप देख रहे हैं कि जब बच्चा 0 से 3 साल का है तो बच्चा क्रियात्मक अर्थात क्रियाएं करके, एक्टिविटी करके सीख रहा है। ये थी ब्रूनर की पहली अवस्था। इसके बाद ब्रूनर की जो दूसरी अवस्था है उसमें उन्होंने बताया है कि जब बच्चा होता है 3 से 7 साल का, तो बच्चा कैसे चीजों को सीखता है, बच्चा चीजों को सीखता है प्रतिबिंबात्मक तरीके से। अर्थात अब क्या होगा कि जब बच्चा 3 से 7 साल की उम्र में होगा, तो जैसे देखते हैं ना कि जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो हमारे घर पे मम्मी या पापा छोटी छोटी किताबें लाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी, जैसे तो मम्मी क्या करती है कि यार बच्चों को छोटी छोटी किताबों से पिक्चर के थ्रू, जो किताबों में चित्र बने रहते हैं जैसे आम का, अनार का, ठीक है, तो उन चीजों को पढ़कर बताते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा स्कूल में जाता है उसके पहले बच्चा बहुत सी चीजें अब घर पे सिखाने लगे। ये बॉल है, इसे बैट कहते हैं, ठीक है, इसे बॉय कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें घर वाले खुद सिखाने लगते हैं। और चीजें सिखाते कैसे, बच्चों को पिक्चर के थ्रू, किताबों में जो चित्र बने हैं पिक्चर के थ्रू, इमेज के थ्रू। जो बच्चे होते हैं जब 3 से 7 साल की उम्र में, तो बच्चों को पिक्चर के थ्रू, इमेज के थ्रू अर्थात प्रतिबिंब के थ्रू, अर्थात प्रतिबिंब के जरिए, इमेज के जरिए, पिक्चर के जरिए उन्हें सिखाया जाता है। अर्थात जो बच्चा पहले खिलौनों से खुद से एक्टिविटी करके खुद से सीख रहा था, अब जब बच्चा 3 से 7 साल की उम्र में आया तो बच्चों को अब प्रतिबिंब के जरिए सिखाया जा रहा है, खिलौनों के। अब उन्हें जो इमेज है, जो कॉपी में, उसकी किताबों में जो इमेज बनी है, चित्र बने हैं, उसके जरिए माँ क्या करती है, उन्हें सिखाती है। फिलहाल मेरे पास कोई ऐसी बुक है नहीं जिसके जरिए मैं उन्हें सिखा पाऊं या आपको दिखा पाऊं। जैसे एक मिनट के लिए रुकिए, जैसे ए बुक है कोई भी आपकी, ठीक है, ए बुक है। तो जब बच्चा होता है भैया 3 से 7 साल की उम्र में, तो बच्चों को ऐसे चित्र देके समझाया जाता है ना,
ऐसा चित्र दिखा के कि देखो ये लड़का है, ये लड़की है, ऐसी ऐसी चीजें बच्चों को देखकर समझाई जाती हैं। या ये अध्यापक है, ऐसा जो व्यक्ति बैठा है जो लिखता है उसे अध्यापक कहते हैं, या कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं। तो बच्चों को इमेज के थ्रू, बच्चों को पिक्चर के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है जब बच्चा होता है 3 से 7 साल की उम्र में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं पिक्चर या इमेज के थ्रू अर्थात चित्रों के जरिए बड़े आसानी से और जल्दी सीखते हैं। ठीक है, ये थी ब्रूनर की दूसरी अवस्था। इसके बाद ब्रूनर की जो तीसरी अवस्था है उससे बताया है उन्होंने, जब बच्चा होता है 8 साल से ज्यादा का, जब बच्चा और ज्यादा उम्र में पहुंच जाता है। देखो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा चीजें थोड़ी उसके लिए थोड़ी आसान के जरिए कठिन होती चली जाएंगी। अर्थात देखो चले पहले बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीख रहा, अब बच्चे को कैसे सिखाया जा रहा है? अब बच्चे को सिखाया जा रहा है पिक्चर या इमेज के थ्रू, चित्रों के जरिए। अब इसके बाद क्या हुआ, जब बच्चा 8 साल से ज्यादा का हो गया तो अब बच्चे को सिखाया जा रहा है संकेतात्मक, अर्थात संकेतों के जरिए, चिन्हों और संकेतों के जरिए। कैसा कि उसे लैंग्वेज, अर्थात लैंग्वेज सिंबल किसके थ्रू सिखाया जा रहा है? थ्रू मतलब होता है जरिया। किसके जरिए सिखाया जा रहा है? लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल के थ्रू, अर्थात सिंबल मतलब चिन्हों के जरिए। जब देखो 8 साल से बड़ा हो गया बच्चा स्कूल में जाएगा। जब बच्चे स्कूल में जाता है तो अब उसे चिन्हों के जरिए, संकेतों के जरिए चीजें सिखाई जाती हैं कि देखो ये चीज ऐसी हो। संकेत या चिन्हों के जरिए देखो कैसा कि जब बच्चा देखो स्कूल में पहुंच गया तो अब उसको देखो ये जोड़ का चिन्ह होता है, ये घटाने का होता है, ये गुणा का होता है, ये भाग का होता है। ठीक है, ऐसे चिन्हों के जरिए उसे चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, कि इसे कहते हैं 1, इसे कहते हैं 2, इसे कहते हैं 3, और बोल की चीजें सिखाते हैं, अपनी भाषा के जरिए उन्हें चीजें सिखाते हैं। तो बच्चा जब संकेतात्मक तरीके से सीखता है, चिन्हों के तरीके से सीखता है, ठीक है, इसे कहा जाता है संकेतों के जरिए, अर्थात सिंबल के जरिए चीजें सीखता है। जब बच्चा होता है 8 से ज्यादा का, देखो सिंबल या चिन्हों के जरिए बच्चा सीख रहा है। तो ये था ब्रूनर का सिद्धांत कि ब्रूनर ने बताया कि कैसे बच्चे सीखते हैं, किस तरह सीखते हैं। ये था आपका ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक बार लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ओके, इसको कर देता हूं अब मैं रफ, क्योंकि मेरे किसी काम का रह नहीं गया अब ये। इसके बाद हमें देख रहे हैं भाषा और विचार के संबंध में मतभेद। देखिए भाषा और विचार के संबंध में पियाजे और वाइगोत्स्की के बड़े भयंकर तरीके से मतभेद हैं, और हमेशा स्टूडेंट को इसमें होती है कन्फ्यूजन। जो कन्फ्यूजन वाली चीजें हैं उसे मैं ज्यादा समय देकर और अलग से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में छोटी से छोटी भी समस्या है वो ना हो। ठीक है, आपको किताबों में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिलेंगे, आपको दिक्कतें होंगी और वो दिक्कतें आपकी दूर की जाएंगी। अभी पहले तो आपको यही पता है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है पूरी तरह से अलग है। कैसे कि पियाजे ने बताया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अर्थात पियाजे ने बताया कि जो बच्चे सीखेंगे खुद से। बच्चे क्योंकि नन्हे वैज्ञानिक हैं, पियाजे ने कहा है, अर्थात बच्चे खुद से क्रिया करके, खुद से एक्टिविटी करके, खुद से सीखेंगे, खुद से क्रिया करेंगे अपने वातावरण में, अपने वातावरण से खुद से सीखेंगे वो, उन्हें किसी दूसरे की जरूरत है नहीं। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वाइगोत्स्की ने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी समाज से सीखते हैं, अपनी संस्कृति से सीखते हैं, लोगों के सहयोग से सीखते हैं, उनकी सहायता से सीखते हैं। दोनों के विचार अलग अलग हो गए। अब देखिए भाषा और विचारों के संबंध में दोनों ने क्या क्या कहा। देखिए पियाजे ने कहा कि जो बच्चे खुद से बोलते रहते हैं ना, जैसे कोई नहीं है घर में, बच्चे अपने आसपास खुद में बड़बड़ाते रहते हैं ना, खुद में बोलते रहते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा खुद से बातें कर रहे। तो पियाजे ने जो खुद से बात कर रहे हैं बच्चे, उस बात को, उस भाषा को, या हिंदी में कहते हैं बाक, ये जो बाक लिखा, जो खुद से बच्चे बोलते हैं, खुद में बोलते हैं, जब कोई नहीं है उनके पास तो आसपास अपने मन में बड़बड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, उसे पियाजे ने कहा है अहम केंद्रित भाषा, अर्थात ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, उसे कहा है पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा, ईगोसेंट्रिक स्पीच। और वाइगोत्स्की ने उसी भाषा को कहा है निजी भाषा या निजी वाक, से इंग्लिश में कहा जाता है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो
पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे अपने आप में भाषा बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उसे पियाजे के अकॉर्डिंग कहा गया है ईगोसेंट्रिक स्पीच, अर्थात अहम केंद्रित भाषा। और उसी भाषा को, अर्थात जो बच्चे आसपास में खुद में बड़बड़ाते रहते हैं, खुद में बोलते रहते हैं, उसे वाइगोत्स्की ने कहा है निजी भाषा या निजी वाक, अर्थात प्राइवेट स्पीच। इसके बाद पियाजे ने कहा कि जो अहम केंद्रित भाषा होती है वो किसी काम की नहीं है बच्चों के, वो व्यर्थ है, वो किसी काम की नहीं है, इसलिए यहाँ पे लगा है कुछ काम की नहीं है, इसलिए लगाया यहाँ पे गलत कर साम। अर्थात जब एक क्वेश्चन आपको दिख जाए कि पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा को कैसा माना है, तो उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए जो अहम केंद्रित भाषा होती है, अर्थात बच्चों में जो खुद बड़बड़ाते रहते हैं, वो किसी काम की नहीं है। अब वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वाइगोत्स्की ने कहा कि जो निजी भाषा होती है, जो बच्चे खुद में बड़बड़ाते रहते हैं, खुद में बोलते रहते हैं, वो बेहद जरूरी है, वो बेहद जरूरी है, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे प्राइवेट स्पीच कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो खुद से बोलते हैं वो खुद को गाइड करते हैं। ठीक है, अर्थात जो खुद से बोल रहे हैं वो अपने विचारों को सुधार रहे हैं, अपनी भाषा को और प्रयोग और अपने विचारों को सुधार रहे हैं। उन्होंने कहा जो निजी भाषा वो बोल रहे हैं खुद से, निजी अर्थात खुद से, निजी का मतलब खुद होता है ना, तो खुद से जो भाषा बोल रहे हैं या बड़बड़ा रहे हैं वो बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, या उन्हें आगे के लिए गाइड करती है, यह उन्हें भाषा के बारे में और उनका फैलाव होता है, उन्हें डेवलप करती है, भाषा का विकास करती है। बच्चे खुद से बात करते हैं, अर्थात वो खुद को समझने लगे हैं। वाइगोत्स्की ने इस भाषा को लिया है सकारात्मक और पियाजे ने इस भाषा को लिया है नकारात्मक। बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, वाइगोत्स्की पियाजे ने क्या कहा कि जो पहले आते हैं आप में विचार, उसके बाद आती है भाषा। अर्थात पहले कोई भी चीज आप सोचेंगे तो पहले आपके दिमाग में विचार आएंगे। उन्होंने कहा पहले विचार आएंगे, अर्थात पहले कोई भी चीज अचानक आपके दिमाग में आई तो पहले आपके दिमाग में आएंगे थॉट, अर्थात विचार आएंगे, उसके बाद आएगी भाषा। अर्थात बाद में आप उन विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करेंगे। तो पियाजे ने क्या कहा कि पहले आपके दिमाग में पहले कोई विचार आएगा, उसके बाद आएगी भाषा, अर्थात उसके बाद उस विचार को कैसे बताना है, उसके बाद आप भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अर्थात पहले आएगा थॉट, थॉट के बाद ये साइन है बाद का, पहले आएंगे थॉट और उसके बाद आएगी लैंग्वेज अर्थात भाषा। तो पियाजे ने बताया कि पहले विचार आएगा, उसके बाद आएगी, फिर आएगी भाषा। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा से विचार आता है, अर्थात पहले भाषा आएगी आपके दिमाग में कैसे इसे बोलना है, उसके बाद आपके दिमाग में आएगा विचार। ठीक है, अर्थात वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आएगी, उसके बाद विचार आता है, भाषा से विचार आता है और तथा भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात यह है कि पियाजे ने माना है विचार को इंपॉर्टेंट, वाइगोत्स्की ने माना है भाषा को इंपॉर्टेंट। ठीक है, पियाजे ने कहा है कि विचार जरूरी है, भाषा जरूरी नहीं है, भाषा तो बाद में आती है। वाइगोत्स्की ने कहा कि जो कुछ है भाषा है। ठीक है, भाषा हम अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। तो जो कुछ है पहले भाषा आएंगे, विचार आएंगे बाद में आपके पास, पहले आप भाषा सीखेंगे उसके बाद आपके पास विचार आएंगे, अपने आसपास के माहौल से, अपने आसपास के वातावरण से भाषा सीखेंगे, उसके बाद विचार आएंगे। तो आपको एक चीज बेहद जरूरी अपने दिमाग में घुसा कर रख लेनी है कि पियाजे ने बताया है कि जो कुछ होता है विचार होता है, अर्थात पहले थॉट आएंगे, उसके बाद आएगी भाषा। अर्थात पियाजे ने भाषा को ज्यादा महत्व नहीं दिया है, ध्यान रखना, पियाजे ने भाषा को महत्व नहीं दिया है। और वाइगोत्स्की ने क्या किया है, वाइगोत्स्की ने दिया है भाषा को भयंकर तरीके से महत्व। वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो भाषा होती है बहुत जरूरी होती है बच्चों के लिए, और जो भाषा होती है भाषा के बाद आते हैं विचार, ध्यान रखना। वाइगोत्स्की ने कहा है जो बच्चे खुद से बातें करते रहते हैं वो निजी भाषा कहलाती है। पियाजे ने कहा है वो निजी भाषा नहीं, वो अहम केंद्रित भाषा कहलाती है। आप देखिए कि कोई लड़की है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, एक कोई लड़की है 8 से 9 साल की, 8 से 9 साल की, अर्थात बच्ची पढ़ रही है कक्षा 5 में। ठीक है, बच्ची है 8 से 9 साल की, बच्ची पढ़ती है कक्षा 5 में। तो वो अपने घर में अकेली है और वो तय बना रही है कपड़ों की। ठीक है, अर्थात जो बेड पे चादर आदर डले हैं, ऑब्वियसली मेरे पास डले हैं, तो बेड पे जो चादर डले हैं, कपड़े डले हैं, उनकी घड़ी बनाकर, उनकी तय बनाकर अच्छी तरह से उन्हें शेप में रख रही है और खुद से बोल रही है
कि रोज मुझे ही करना, कोई नहीं है कमरे में, खुद से बड़बड़ा रही कि कमरे में के रोज कोई नहीं करता है, मुझे ही करने पड़ते हैं पूरे काम, और ये वो फलान का ना, पूरी बड़बड़ा रही, छोटी सी बच्ची है। तो ये जो खुद से बोल रही है, इस भाषा को या इस बात को, इस स्पीच को वाइगोत्स्की ने कहा है निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच, और इस भाषा को या इस बात को पियाजे ने कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच। वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो लड़की इस समय जो भाषा बोल रही है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जरिए वो खुद को गाइड कर रही है, खुद को चीजें समझा रही है। और पियाजे ने कहा कि ये चीज जरूरी नहीं है, ये कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इसके साथ होता है, हाँ ये चीज हो गई। इसके बाद कुछ चीजें जो रह गई थी पियाजे से या वाइगोत्स्की संबंधित, वो और देख लीजिए, कुछ पॉइंट जो है जरूरी आपके लिए। देखिए पियाजे की, जब मैं आपको अवस्थाएं पढ़ा रहा था, यानी पियाजे की आपको मैंने 4 अवस्थाएं बताई थी कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास की। पहली आपको बताई थी मैंने इंद्रियगामक अवस्था, दूसरी बताई थी आपको पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक। उसमें आप एक चीज यह ध्यान और रख लेना कि जो आपको मैंने पहली अवस्था बताई थी इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, उसे उसका एक जो अन्य नाम है, उसका अन्य नाम है संवेदी प्रेरक अवस्था। उसका अन्य नाम संवेदी प्रेरक अवस्था भी है। संवेदी प्रेरक अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि इंद्रिय जो संवेगात्मक या संवेदी, अर्थात संवेदी का अर्थ हिंदी में होता है इंद्रिय गामक। मैंने कहा था आपसे कि हिंदी में वर्डों का मतलब, हिंदी में शब्दों का मतलब अलग अलग, बहुत सी जगह पे कभी आपको ये शब्द आ जाएगा संवेदी, कभी इंद्रिय गामक। और अगर आप इंग्लिश में इन्हें याद करें तो इंग्लिश में आपको बस एक वर्ड याद रखना पड़ता है, जैसे इससे इसके लिए मैंने बताया था सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। लेकिन आपको हिंदी से ज्यादा प्रेम है तो आप हिंदी में अगर आप देख रहे हैं तो आपको काफी बार अलग अलग शब्द मिलेंगे। किसी एग्जाम में पूछा गया था ये शब्द, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंद्रियगामक अवस्था को संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहा जाता है। अब आपको हिंदी से ज्यादा लगा हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी से भी रिलेटेड जो अलग अलग एग्जाम में वर्ड पूछे गए वो भी मैं बताऊँ आपको। दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में शायद संवेदी प्रेरक अवस्था लिखा था, उसमें इंद्रियगामक अवस्था लिखकर एग्जाम में नहीं दिया गया था। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश में देखते कुछ वर्ड तो इंद्रियगामक हो चाहे संवेदी हो, हमेशा एक ही वर्ड आता है इंग्लिश में, कभी इंग्लिश में वर्ड चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इंद्रियगामक अवस्था को संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहा जाता है। और जो चौथी अवस्था मैंने आपको बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो पियाजे की थी, जो 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, उसे कहा जाता है, तो उसका एक जो अन्य नाम है उसे कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात इसका एक अन्य नाम ये भी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपको और याद रखना है। अगर आप इंग्लिश में ऐसे पढ़ते तो अकेला एक ही नाम आपको याद रखना था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। ठीक है, लेकिन हिंदी के एग्जाम में आपसे कहा है मैंने अलग अलग शब्द आपको देखेंगे, तो आपको हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है तो हिंदी आप देखेंगे तो आपको अलग अलग वर्ड मिलेंगे समय समय पर। और अगर आप कुछ वर्ड इंग्लिश में देख लें तो आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी होंगे, सहायता देंगे आपको, और इतने कठिन है नहीं है वर्ड। 2 चीजें आपकी ये हो गई। इसके बाद देखिए जो पियाजे थे और वाइगोत्स्की थे, एक चीज याद रखना, दोनों थे रचनावादी। ठीक है, दोनों मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो रचनावादी होते हैं। एक चीज बिल्कुल अपने कान में गांठ बांधकर याद कर लेना कि जो पियाजे थे और वाइगोत्स्की थे दोनों ही थे रचनावादी। ये भी थे रचनावादी और ये भी थे रचनावादी। तीसरा पॉइंट इसमें आप एक अलग से याद ये रख लेना कि जो दोनों व्यक्ति थे, पियाजे हो चाहे वाइगोत्स्की, दोनों ही रचनावादी थे। रचनावादी अर्थात कंस्ट्रक्टिविस्ट, अर्थात ये दोनों ही मानते थे कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से रचनाएं करते हैं, खुद से चीजें सीख सकते हैं या समाज से चीजें सीख सकते हैं। भले ही रचनावादी के साथ ये संज्ञानवादी हैं और वाइगोत्स्की हैं ये समाजवादी हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने समाजवाद का सिद्धांत यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसलिए इन्हें समाजवादी भी कहा जाता है। और पियाजे को संज्ञानवादी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। परंतु हैं दोनों रचनावादी क्योंकि दोनों मानते हैं कि बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है, बच्चा अलग नहीं है। ठीक है, बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। यह जरूरी नहीं है कि बच्चे को केवल पढ़ना लिखना आए। पियाजे और वाइगोत्स्की ने दोनों ही कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो रचनावादी होते हैं। तो पियाजे और वाइगोत्स्की हमेशा फॉलो करते हैं, हमेशा मानते हैं कि बच्चे होते हैं रचनावादी।
आपको ध्यान रखना है कि दोनों रचनावादी हैं। इसी बात के साथ आपका लेक्चर होता है समाप्त और इसके बाद जो साइकोलॉजी की अंतिम थ्योरी है अर्थात कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अर्थात मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोहलबर्ग, वो देखेंगे हम आपके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।